going on. अच्छा, अटैक, साइबर अटैक के स्टेप्स क्या हैं? किसी भी साइबर अटैक का सबसे पहला स्टेप है रिकग्नाइजेंस। इसमें हम रेकी करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च वर्क करते हैं अपने टारगेट का। इफ आई प्लान टू टारगेट अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और मुझे उनकी आईटी या टेक्नोलॉजी को टारगेट करना है, तो पहले उसकी रेकी की जाती है, उसके आईपी एड्रेसेस क्या चल रहे हैं, उनके यहाँ सॉफ्टवेयर कौन कौन से रन हो रहे हैं, उनकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ये तमाम चीजें, ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। ये किसी भी अटैक का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है वेपनाइजेशन, यानी हमने ये सोचना है कि हमारा जो मलिशियस मवाद है या जो डिस्ट्रक्टिव कंटेंट है, मैंने उसको किस चीज में कपल करना है, असेंबल करना है, और मुझे उसको फिर टारगेट पर भेजने में आसानी होगी। जिस तरह कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर अगर किसी ने कोई ऐसा वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन किसी जगह पर लॉन्च करना है, तो वो बजाते खुद तो नहीं ट्रैवल कर सकता टू दैट टारगेट लोकेशन, उसको जाहिर है किसी और चीज के ऊपर एज अ पेलोड लगाया जाता है, एंड दैट थिंग एक्चुअली टेक्स दैट destructive material and drops it there. So just like that in cyber warfare हमें वेपनाइजेशन करनी है, हमें अपना जो malicious piece of code है which is the mover and shaker, उसको हमें कैमोफ्लैज कर रहे हैं किसी और चीज के अंदर, मे इट बी एन ईमेल और अ पीडीएफ फाइल और अ गेमिंग सॉफ्टवेयर और एन इंटरनेशनल वेबसाइट जिससे बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर मिलती है, बट whosoever goes to that websites and registers, उसके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है। तो पहला स्टेप है मुझे सोचना है मैंने वेपनाइजेशन कैसे करनी है। थर्ड स्टेप, I need to now deliver that weapon which is ready. अब डिलीवरी कैसे की जाएगी? डिलीवरी कैन बी थ्रू ईमेल। अक्सर आप लोग ईमेल्स फेस करते होंगे जिसमें लिखा हुआ होता है कि एज एन एग्जांपल आपकी लॉटरी निकल आई है, या प्लीज फाइंड द अटैच्ड परचेज ऑर्डर। हालांकि being an organization you were not expecting that and stuff like that. वेबसाइट्स के जरिए होता है, यूएसबी ड्राइव्स के जरिए होता है। फोर्थ स्टेप, exploitation. So once you deliver your actual exploit to the target location, then you need to trigger that code and exploit the operating system's vulnerability. You install that code, आप उस कोड को वहां पर रेजिडेंट कर देते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड TSRs। अगर आप लोगों में से प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड रखते हैं कुछ लोग, तो TSR सॉफ्टवेयर होते हैं। TSRs आर नोन एज टर्मिनेटेड बट स्टे रेजिडेंट, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर कोड बज़ाहिर आपने उसको क्लोज कर दिया है, लेकिन वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और वो रन करता रहता है। सो these mostly all of the malwares and viruses are TSRs. They are terminated but they stay resident in the memory. तो उसकी इंस्टॉलेशन की जाती है, और जब वो TSR की शक्ल में इंस्टॉल हो जाते हैं, they provide a backdoor. Maybe they will open a port like remote desktop, जिससे किसी की रिमोट स्क्रीन कैप्चर की जाए। They will open a port of telnet or SSH in your system, and through that telnet and SSH somebody can land into your system and scoop out information. तो जब वो इंस्टॉलेशन हो जाती है तो फिर कमांड एंड कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, आपका सिस्टम फिर ज़ोंबी हो जाता है। बज़ाहिर आप अपने सिस्टम पर लेजिटिमेट काम कर रहे हैं, बट समबडी behind the scenes is controlling your system, and through your system the attacker may be attacking somebody else. इसको हम botnets कहते हैं। तो botnets में क्या होता है कि हम इंस्टॉलेशन के बाद उस सिस्टम को यूज करते हैं टू टारगेट मोर सिस्टम्स, यानी हम अपनी आर्मी बना लेते हैं ऑफ ज़ोंबीज, और उनके यूजर्स को और उनके जो ओनर्स हैं उन सिस्टम्स के,
उनको खुद अंदाजा नहीं होता कि वो किसी के बिहाफ पर किसी का काम कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं। हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी, डिलीट करनी थी, मॉडिफाई करनी थी, दैट वी विल बी एबल टू डू। सो दिस इज टिपिकल एनाटॉमी ऑफ अ साइबर अटैक। सो हमें ये सोचना है कि हमें इस 7 स्टेप्स को अपने नेटवर्क के लिए एग्जीक्यूट ना होने देने के लिए क्या करना है। सो इफ वी इवेलुएट दीज थ्रेट्स, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये सारे रिस्क्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ये थ्रेट्स मटेरियलाइज क्यों होते हैं, तो उसकी रीजन आपको ये मिलेगी कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बड़े एतमाद और वसूख के साथ खरीद कर लेकर आते हैं और लगाते हैं, इस टेक्नोलॉजी में भी वीकनेस रह जाती है। इस मेरा इशारा फायरवॉल की तरफ इटसेल्फ है, मेरा इशारा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ इटसेल्फ है। ये ही बजाते खुद फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर किसी ना किसी वीकनेस के साथ आते हैं, और इसीलिए तो उनके फ्रीक्वेंटली पैचेस और अपडेट्स आपको पुश की जाती हैं। वो वीकनेसेस को ही तो इम्प्रूव करते हैं वो पैचेस और अपडेट्स। तो टेक्नोलॉजी बजाते खुद ही वीक है। अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो कमाल की चीज है, इसी की बेस के ऊपर सारा रिलायबल डेटा कॉपी हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लेकिन इसी टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर फ्लैग्स हैं, और उन फ्लैग्स को बनाने वाले ने, जिसमें फेमस फ्लैग्स हैं सिन और एक्, इन 2 फ्लैग्स की बुनियाद पर टीसीपी का हैंडशेक रन होता है। अब टीसीपी बनाने वाले ने क्या रखा है इसमें कि क्लाइंट जब सर्वर को कनेक्शन ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो टीसीपी सेंड करता है। सर्वर अगर मुनासिब समझे तो वो एक् सेंड करता है, यानी आई एग्री टू टॉक टू यू, और डू यू एग्री टू टॉक टू मी, ये उसको सेंड यानी सेंड एक् सेंड की जाती है, एंड इवेंचुअली द क्लाइंट एक्नॉलेजेस। इसको हम बोलते हैं टीसीपी 3-वे हैंडशेक। इस 3-वे हैंडशेक में इनहेरेंट फ्लॉ क्या है कि जब क्लाइंट टीसीपी सेंड करता है तो सर्वर यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन करता है। वो अपनी मेमोरी में एक सर्टेन स्पेस आपके लिए एलोकेट कर देता है, बफर एलोकेशन हो जाती है, बफर रिजर्व हो जाता है। इस बफर को रिजर्व करने के लिए की ही तो जो निशानी है वो ये एक् है कि ओके मैंने आपके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। ये एक्नॉलेजमेंट है ही इस बफर को रिजर्व कर देने की निशानी। और ये सिन ये कहता है क्लाइंट तुम भी अपना बफर अब रेडी कर लो। तो क्लाइंट सर्वर के बाद अपना बफर रेडी करता है और वो मेमोरी एलोकेशन करता है। सो इसका एम एलोक का फंक्शन जो है वो कोड में बाद में चलता है, इसका एम एलोक का फंक्शन पहले चल जाता है। अब अटैकर्स ने इस चीज को भांप लिया, उन्होंने कहा अच्छा ये यूं होता है, ठीक है हम क्या करेंगे, हम रिपीटेडली सेन ही फेंकते रहेंगे। हम एक सर्वर को सिर्फ सेन ही फेंकते रहेंगे क्योंकि ये तो बड़ी आसान चीज है। सेन फेंकने से वो अपने पास मेमोरी एलोकेट करता जाएगा, एक वक्त तो आएगा इसकी मेमोरी फिल हो जाएगी। जब मेमोरी फिल हो जाएगी तो एक्चुअल यूजर जब सेन सेंड करेगा सर्वर कहेगा मेरे पास मेमोरी नहीं है। और ऑब्वियसली ये जो सेन फेंकने की जो स्पीड है वो उससे ज्यादा होनी चाहिए जिस स्पीड से मेमोरी वापस डी एलोकेट होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतने भी डम्ब नहीं है कि वो मेमोरी एलोकेट करके और भूल ही जाएं, एक्नॉलेजमेंट आई ना कभी वापस और वो मेमोरी एलोकेट ही रखें। उनमें टाइमर्स हैं, वो कुछ टाइम के बाद क्लाइंट से फाइनल एक्ट नहीं आती जब, तो वो मेमोरी डी एलोकेट भी कर देते हैं। तो सेल्फ हीलिंग तो हो रही है, लेकिन अटैकर क्या करेगा, वो सेल्फ हीलिंग की स्पीड से ज्यादा तेजी के साथ टीसीपी सेंड करेगा और वो इवेंचुअली टारगेट सिस्टम को डाउन कर सकता है। ये अब किसका कसूर है, ये टेक्नोलॉजी का अपना एक इनहेरेंट फ्लॉ है।
इसका पैच वर्क फिर फायरवॉल्स करती हैं सिन कुकीज की शक्ल में। सिन कुकीज में क्या होता है कि जब इनिशियल टीसीपी सिन सेंड की जाती है तो दरमियान में फायरवॉल सिस्टम उस सिन की जो एक्नॉलेजमेंट है वो सर्वर से आने की बजाय अपने पास से दे देता है।